चमोली में नंदप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की आंख मिचौली चल रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग के पास बीते 6 दिनों से बंद पड़ा हुआ है और कल कुछ देर के लिए हालांकि हाईवे खुला था, लेकिन कुछ देर के बाद पहाड़ी से फिर से मलबा आ गया, हाईवे बंद हो गया। आपको बता दें 23 अगस्त को पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आया था, जिसके बाद रोड बंद चल रही है। वहीं सड़क बंद होने पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, लगातार आंख मिचौली चल रही है। कल थोड़ी देर के लिए हाईवे खुला और अब फिर से मलबा आने की वजह से बंद हो गया। अब क्या कहता है प्रशासन? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे पर लगातार मलबा गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है और थोड़ी देर के लिए मार्ग खुल रहा है और उसके बाद फिर से बाधित हो जा रहा है। नंदप्रयाग के पास आज 6वां दिन है, लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि वहां पे मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार अब मलबा गिर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। हालांकि पहाड़ों में मौसम साफ हो चुका है, धूप निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पहाड़ जो चटक रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर प्रशासन की भी बनी हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन नंदप्रयाग के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे लगातार ऊपर से जो मिट्टी गिर रही है उससे दलदल की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्ग को पूर्ण तरीके से खोलने में अभी काफी लंबा समय लग सकता है और यहाँ पे निरंतर जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको रुकने में भी काफी समय लग सकता है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। रामनगर के मोहान में मूसलाधार बारिश की वजह से वैली ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां का पुल बीती बारिश में भरभरा कर गिर गया था, जिस पर आने जाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने वैली ब्रिज तैयार किया था, जबकि इस वैली ब्रिज को सपोर्ट कर रही बीम को बरसाती नाला अपने साथ बहा कर ले गया, जिससे यहां पर एक बार फिर से रानीखेत के लिए आवागमन बंद हो गया है। रामनगर के चुकम गांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। यहां पर लोगों के लिए बारिश किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश में कोसी नदी पूरी तरह उफान पर है। कई बरसाती नाले भी कोसी नदी में आकर मिलते हैं और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उफनती कोसी नदी को लोग बिना किसी सुरक्षा के पार कर रहे हैं। नैनीताल को लेकर भूवैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेताया है। टिफिन टॉप से लेकर भूस्खलन के बाद अब चाइना पीक से खतरा बताया गया है। इसके साथ ही शहर में अवैध निर्माण को ही शहर के लिए बड़ा खतरा बताया गया। सबसे बड़ा संकट नैनीताल में हुए 1880 में भूस्खलन वाले इलाके को बताया जा रहा है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। बिना प्लानिंग के तैयार हो रहे शहर को लेकर वैज्ञानिकों ने पर्यटन का दबाव कम करने की नसीहत दी है। आपको बता दें नैनीताल शहर में चौतरफा संकट बन गया है और सभी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, जिसका सर्वे भूवैज्ञानिक कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लगातार ये खतरा बरकरार है वीरेंद्र, और कहा जा रहा है कि चाइना पीक से जो भूस्खलन का खतरा है इसे रोकने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टूरिज्म भी कम होना चाहिए। और क्या क्या वजह बताई जा रही हैं और किस तरह से थोड़ा सा एहतियात बरता जा सकता है इस मामले में, प्रशासन क्या कहता है? देखिए सीनम, जिस तरह से टिफिन टॉप में पहाड़ी गिरी थी और उसके बाद जो भूगर्भ शास्त्रियों ने है वो नैनीताल का सर्वे किया है। हालांकि टिफिन टॉप से ज्यादा खतरा चाइना पीक की पहाड़ी से बताया गया है और इसके अलावा जो बीडी पांडे वाला पीछे वाला चाटन लॉज वाला इलाका है वहां खास तौर पर खतरा बताया गया है और ये कहा गया है कि ये इलाके संवेदनशील हैं और आने वाले सालों में यहाँ भी भूस्खलन जैसी स्थिति दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से 1880 में उस पूरे चाटन लॉज वाले इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था, 151 लोगों की मौत उस इलाके में हो गई थी। तो प्रशासन ने वहां पर निर्माण कार्य बंद करने के बजाय वहां पर जो
कई स्टोरी की बिल्डिंगें हैं वो तैयार हो गई और वो अब पूरे शहर के लिए खतरा बनने जा रही हैं। और वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा है कि जो डबल स्टोरी या उससे ज्यादा की स्टोरी की बिल्डिंगें हैं वो भविष्य के लिए संकट बन गई हैं। और जो पूरा डेब्रिस था 1880 का वो उसमें वो मकान बनाए गए हैं। हालांकि शहर के अन्य हिस्सों में भी लगातार जो भूस्खलन है, भूकटाव है वो हो रहा है। ठंडी सड़क वाला इलाका है वहां पर हो रहा है। तो कई रिपोर्टें जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी साझा की है। इसको लेकर ट्रीटमेंट की बात भी कही है कि इन इलाकों में अगर ट्रीटमेंट का काम होगा तो उससे जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन लगातार भूवैज्ञानिकों का सर्वे करा रहा है, इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए सरकार को लिखा गया है, बलिया नाले का कामकाज शुरू किया गया है। इसके अलावा टिफिन जो चाइना पीक है उसको लेके एक वन विभाग ने भी अपना प्रपोजल सरकार को भेजा है, तो उन पर अभी सहमति नहीं मिल सकी है। और इसके अलावा जो अन्य इलाकों में जो खतरे बन रहे हैं उसको लेके भी चुनौतियां बनी हुई हैं। खास बात यह है कि नैनीताल में पर्यटन के दबाव कम करने को लेके जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें स्पष्ट कहा है कि नैनीताल में वाहनों का प्रेशर कम किया जाए और जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उसको कम से कम किया जाए, ताकि जो माल रोड लगातार चटक रही है, उनमें दरारें आ रही है, उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा जो शहर में पर्यटकों की आवाजाही है उसको कम किया जा सके। तो आने वाले भविष्य के लिए वीरेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी, तो लगातार हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चंबा मसूरी देहरादून हाईवे के पास बंद हो गया है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते कैंपटी के पास रोड टूट गई है, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। ट्रैफिक को विकासनगर रूट से डायवर्ट किया गया है। तो देर रात हुई तेज बारिश की वजह से सड़क टूटी है। विकासनगर से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चंबा मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया, जिसके चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी के गुफियारा और आसपास के क्षेत्रों में रात भारी बारिश के चलते नालों में काफी पानी और मलबा आ गया। मलबे में कुछ गाड़ियां भी दब गई। बताया जा रहा है कि वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में रात को करीब 12 बजे पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर की वजह से भागने लगे। जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। बाप रे। रामनगर के मोहान इलाके में कल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पनाली नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस यहां पर फंस गई और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा एक नवजात बच्चा मुश्किल में फंस गया। बताया जा रहा है कि वीरोखाल अस्पताल में मंगलवार को करीब 2 बजे इसका जन्म हुआ। बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते इसे वहां से रेफर कर दिया गया। 4:30 बजे ये एम्बुलेंस में पनाली नाले पर पहुंच गई, लेकिन नाला उफान पर था। उधर बच्चे को लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने को आया, तब रामनगर के ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे गए, जिसके बाद नवजात को देर रात रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 सितंबर तक राज्य से मानसून की विदाई हो जाएगी। ऐसे में बर्बाद और खराब हो चुकी सड़कों को बनाने की प्लानिंग पर काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में मानसून के सीजन में अब तक सामान्य बारिश रही। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में अब मानसून का प्रभाव हल्का पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी बारिश का बेहद कम प्रभाव रहेगा। 25 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की विदाई भी हो जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में हुई। बागेश्वर में सामान्य से 207% ज्यादा बारिश हुई, तो दूसरे नंबर पर चमोली रहा, जहां सामान्य से 64% ज्यादा बारिश हुई। सबसे कम बारिश पौड़ी जिले में हुई। पौड़ी में सामान्य से 46% कम बारिश दर्ज की गई। एक्टिविटीज है या मॉडरेट एक्टिविटी है और स्कैटर टाइप की एक्टिविटी अब सितंबर में मिलने वाली। तो सितंबर में जैसे मैंने बोला है कि जुलाई या अगस्त से कंपैरिजन आधी हो जाती है रेन जो है। अब रेनफॉल एक्टिविटी कम रहेंगी, लेकिन हाँ ये कि मानसून पूरी तरह से यहाँ से वापसी जो है वो सितंबर के लास्ट वीक तक ही करता है।
मॉनसून के धीमा पड़ते ही अब विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। सचिव पंकज पांडेय ने मंगलवार को अफसरों की मीटिंग ली और सड़कों के पैचवर्क का रोड मैप रखा। 15 सितंबर के बाद युद्ध स्तर पर काम करने की प्लानिंग बनी है। इमीडिएटली डायरेक्शन दिए जा चुके हैं सारे डिविजन्स को, सारे टीम को जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं कि जो भी टेंडर करना है, जो भी आइडेंटिफिकेशन करना है वो कर लें। और ये हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर तक बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी, तो इमीडिएटली सारे रोड्स को टेकअप करना शुरू करें। पहले जो हमारी बड़े रोड्स हैं, एसएच हैं, स्टेट हाईवे, फिर मोटर में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इनको पहले टेकअप करें। मॉनसून सीजन में अकेले सड़कों को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 2000 किलोमीटर लंबी 250 सड़कों पर पैचवर्क का काम होना है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार पहले ही सप्लीमेंट्री बजट में पैचवर्क के लिए बजट की व्यवस्था कर चुकी है। लिहाजा मॉनसून के जाते ही सड़कों का काम तेजी से होने की उम्मीद है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है और सरकार जो भी फैसले ले रही है वो देश के अंदर मॉडल बन रहे हैं, चाहे वो यूसीसी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो या फिर नकल के विरोध में कानून हो, इन सबकी देश में चर्चा होती है। बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगा रोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। जिस कांग्रेस में हर नेता सबसे बड़ा है, उस कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या कर लेगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर कोऑर्डिनेशन बनाने वाले नेता ही आपस में भिड़े पड़े हों तो कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? देखिए, कांग्रेस की प्रभारी शैलजा ने उत्तराखंड के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हैं, तो हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल मिलाकर 15 सदस्य हैं। खबर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मकसद सबकी सलाह लेकर काम करने का है। पंचायत और निकाय चुनाव में कोई भी फैसला इस कमेटी की राय से होगा, किसी एक नेता की राय से नहीं। पर सवाल ये है कि जिस कांग्रेस में बड़े छोटे नेता आपस में भिड़े रहते हों, सीनियर नेताओं का कोई सम्मान न हो, वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्या ही बदल जाएगा। और आगे भी अगर झगड़े हुए तो फिर कहां शिकायत होगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है। हमारा बड़ा परिवार है। कई बार हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें थोड़ा आपको लगता है कि झगड़ा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उसमें कोऑर्डिनेशन करके और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करें। झगड़े होंगे क्यों? झगड़े हैं कहाँ कांग्रेस में सर? कांग्रेस में नहीं, कोई झगड़े नहीं है। कुछ चीज़ों में वैचारिक अंतर होता है, वो साथ बैठेंगे तो वो अंतर का वैचारिक नहीं, मतलब काम करने का अंतर होता है। उस अंतर को जब मिल बैठ करके बैठेंगे तो दूर हो जाएगा। झगड़े न होने की बात जो सीनियर नेता बोल रहे हैं, वो पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद आमने सामने थे। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी ने कागज में नाम लिखकर कोऑर्डिनेशन कमेटी भले बना दी हो, लेकिन नेताओं में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कांग्रेस में बिल्कुल भी आसान नहीं है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
महिला उत्पीड़न के खिलाफ उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय में कूच किया और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। इस दौरान काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। ज्योति रौतेला कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। बंद हो गया है, पहले हो गया था, मुझे आ गया था फिर। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आंदोलन किया, जो प्रदेश में आंदोलन से प्रदेश बना, वो बेटियां जो पुलिस प्रशासन की तरफ शांतिपूर्वक मार्च करी थी, उनको जिस रहने से उन्होंने रोकने की कोशिश करी, जिस तरीके से हम पे हाथ उठाया, क्या हमारे पास कोई हथियार थे, क्या हम कोई आतंकवादी थे जो पुलिस प्रशासन का ये रवैया हमारे तो। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि ज्योति रौतेला को पुरुष पुलिसकर्मियों ने मॉलेस्ट किया है, उनके साथ बर्बरता की है। इतना ही नहीं, रावत ने कहा कि पुलिस का ये चेहरा डराने वाला है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। महिला अध्यक्ष को और उनके और पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, डंडों से मारा गया है, जिसकी फुटेज हमने आप लोगों के मोबाइल पे भी डाल दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तत्काल इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम पूरी प्रदेश कांग्रेस को लेके एसएसपी रुद्रपुर के कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। मासूम बच्चियों को शिकार बनाने वालों की खबरें ही आपने सुनी होंगी, लेकिन हम टीवी के इतिहास में लाइव वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि आखिर कैसे कोई दरिंदा बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज तक आपने छोटी बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी वहशी दरिंदे ने सुनसान इलाके में एक मासूम बच्ची का पीछा किया, उसे खाने का लालच दिया और बड़ी घटना कर फरार हो गया। लेकिन आज हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप हिल जाएंगे। हम आपको ऐसी घटना का लाइव वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर एक वहशी दरिंदा भरी दोपहरी में अपनी गली में घूम रही मासूम बच्ची का पीछा करता है और मौका देखकर उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। गनीमत यह रही कि दरिंदा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बच्ची दरिंदे की हरकतों से घबराकर घर की ओर दौड़ गई। घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की है, वो भी कोतवाली के बेहद करीब इलाके की, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इलाके में हुई इस घटना से लोग सन्न हैं। पहले तो देखने के बाद हमें खुद विश्वास नहीं हुआ कि कैमरे में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि अपने 45 साल के जीवन में हमने पहली बार अपने मोहल्लों में ऐसा देखा, जिससे काफी दहशत हुई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, दिन का टाइम है, आदमी घर में रहता है, बच्चे दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं, या कभी सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं, कभी और टॉफी और लेने के लिए चले जाते हैं, और उनके साथ ऐसी हरकत हुई है। घटना रविवार को दोपहर की है। पुलिस को जैसे ही मामले की शिकायत मिली, पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने 25 साल के मोहम्मद हसीब को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने केस वर्कआउट कर दिया। इसमें जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, न्यायिक हिरासत में है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का रहने वाला मोहम्मद हसीब वेल्डिंग का काम करता है। ये बनभूलपुरा से 3 किलोमीटर दूर बद्रीपुरा के इलाके में क्या कर रहा था? क्या ये पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका था? पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है। दूसरी तरफ स्थानीय विधायक भी मान रहे हैं कि इलाके में बड़ी वारदात से बच गए। सरकारी स्कूलों में भी इसकी आवश्यकता है और समाज में भी ऐसे कैंप्स लगाकर लोगों को और बच्चों जब छोटे होते हैं उनको समझाने का कि क्या दायरा है, और आइडेंटिफाई करके इस समस्या को जब तक आप इसकी जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक दिक्कत आएगी। आसानी से अश्लील जो वेबसाइट्स है सबके मोबाइल्स पे अवेलेबल है,
कनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है और इंसान जो इस दरिंदगी पे उतर आया है, समाज में ये जो त्रुटि हुई है, इस पर अवश्य बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। जाहिर है हल्द्वानी की एक नन्ही मासूम बिटिया के साथ मोहम्मद हसीब एक बड़ी घटना का अंजाम देने की फिराक में था। दुकान में पापड़ लेने गई बच्ची को भी शायद नहीं पता था कि हसीब उसके साथ क्या कर सकता है, लेकिन बच्ची भाग्यशाली रही कि घटना होने से पहले ही उसके कदम घर की तरफ बढ़ गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो तमाम खबरें लगातार उत्तराखंड की हम आपको बता रहे हैं और उत्तराखंड की तमाम खबरें बताएंगे। सबसे पहले पिथौरागढ़ की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद ओम पर्वत किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस बार यहां पर वो हो गया है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने की होगी। तकरीबन 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओम पर्वत से ओम की आकृति पूरी तरह गायब हो गई। पहली बार ओम की आकृति गायब होने से हर कोई हैरान है। ओम पर्वत से ओम गायब होने की ये पहली घटना है। असल में लिपुलेख दर्रे के करीब 19,000 फीट की पहाड़ी में साल भर ओम की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत से ओम पूरी तरह गायब हो गया हो। जानकार इसे इस इलाके में बढ़ी इंसानी दखल और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना मान रहे हैं। हमने देखा कि एक ग्लेशियर था तो काफी अच्छी हालत में था। 1 महीने बाद मैं वहां दोबारा गया, 20-25 दिन बाद ही गया हूँ, तो ग्लेशियर ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका था। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं कर रहा, वो बहुत स्पीड से कर रहा है। वन विभाग की रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि लिपुलेख बॉर्डर पर इंसानी दखल ग्लेशियर के लिए खतरनाक है। ओम पर्वत से ओम के गायब होने को ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। उनको पर्यावरण से संबंधित उनको जानकारी देंगे ताकि उस क्षेत्र में वो गंदगी ना करें और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे। उसमें पर्यावरण को मेन ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं, तो उसको संतुलित करने के लिए जो है हम ट्रैकरों से अनुरोध करेंगे कि वो जितना भी कूड़ा कचरा उस एरिया का है अपने साथ लेके आएं। और इस इलाके में बीते सालों में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनाने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए इस साल करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। जरूरत से ज्यादा इंसानी दखल ने इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को खासा प्रभावित किया है। इसी का नतीजा है कि पहली बार ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।